नागपुरा एक अजीब छोटा सा गांव था। वो घुमावदार घाटियों में कहीं गहरे छिपा हुआ था। यहाँ सूरज की रोशनी तेज नहीं चमकती थी। हमेशा ऐसा लगता था जैसे शाम हो गई हो। नागपुरा में चीजें अक्सर उल्टी पुल्टी होती थीं। जो असली लगता था वो हमेशा सच नहीं होता था। जो जरूरी दिखता था वो अक्सर सिर्फ एक दिखावा होता था। लोग इस बात की ज्यादा परवाह करते थे कि चीजें कैसी दिखती हैं, नीचे छिपे सच की वो इतनी परवाह नहीं करते थे। इसी वजह से नागपुरा कानाफूसी और रहस्यों की जगह बन गया था। बहुत कम बाहरी लोग कभी नागपुरा तक पहुंच पाते थे, और जो पहुंच भी जाते वो ज्यादा देर रुकते नहीं थे। हवा खुद अनकही कहानियों और अजीब रीति रिवाजों से भारी लगती थी। इसी गांव में रहता था मूसकराज। वो दूसरे गांव वालों जैसा नहीं था। वो काफी हद तक एक बड़े चूहे जैसा दिखता था। उसकी छोटी छोटी चमकदार आंखें थीं जो इधर उधर घूमती रहती थीं। उसकी नाक लगातार फड़कती रहती थी, हवा सूंघती हुई। वो लंबे ढीले ढाले कपड़े पहनता था, अक्सर परछाइयों के रंग के। इन कपड़ों से वो और भी रहस्यमयी लगता था। अपने छोटे चूहे जैसे नैन नक्श के बावजूद उसमें एक बड़ी शक्ति का रौब था। जब वो गुजरता तो गांव वाले सिर झुका लेते थे। वो उसके बारे में दबी आवाज में बात करते थे। उनकी आवाज में डर और इज्जत का मिला जुला भाव होता था। उनका मानना था कि उसके पास प्राचीन रहस्य है। मूसकराज के पास सच में मिस्टिकल पावर्स थी। उसे एक पुरानी चमड़े के कवर वाली स्पेल बुक मिली थी। वो अजीब सिंबल्स और भूले बिसरे मंत्रों से भरी हुई थी। वो कई घंटे उसके नाजुक पन्नों को पढ़ने में बिताता था। इसी किताब से उसने परछाइयों को कमांड करना सीखा। वो एक नजर से पौधों को मुरझा सकता था। वो लोगों के मन में चुपके से सजेशंस डाल सकता था। जंगल के किनारे उसकी छोटी सी झोपड़ी हमेशा अजीब जड़ी बूटियों की खुशबू से भरी रहती थी। रात के अजीब पहरों में उसकी चिमनी से कभी हरा तो कभी बैंगनी धुआं निकलता था। इन संकेतों से गांव वालों का उसकी मैजिकल एबिलिटीज पर यकीन और भी पक्का हो गया था। मूसकराज के साथ दो आदमी रहते थे, गोविंद और शंभू। वो हमेशा से उसके सर्वेंट्स नहीं थे। एक समय था जब वो स्कॉलर्स थे। वो नॉलेज की तलाश में नागपुरा आए थे, लेकिन वो मूसकराज के अजीब इन्फ्लुएंस में आ गए। अब वो उसका हर कमांड मानते थे। उनकी आंखें जो कभी ज्ञान से चमकती थी, अब बेजान और आज्ञाकारी हो गई थी। वो कठपुतलियों की तरह चलते थे। उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं रही थी। वो उसका खाना बनाते और उसकी झोपड़ी साफ करते थे। वो उसके अजीब जड़ी बूटियों के गार्डन की देखभाल करते थे। उनकी पिछली जिंदगियां एक दूर के भूले हुए सपने जैसी लगती थीं। उनका प्रेजेंट सिर्फ अपने पिक्यूलियर मास्टर की सेवा करने के लिए था। गोविंद और शंभू के पास बहुत स्पेसिफिक टास्क्स थे। मूसकराज उन्हें घने जंगलों में भेजता था। उन्हें रेयर हर्ब्स और रूट्स जमा करनी होती थीं। ये उसके रिचुअल्स और पोशंस के लिए जरूरी थी। कभी कभी उन्हें खास पत्तों से चांद की ओस जमा करनी पड़ती थी। दूसरी बार वो अंधेरी गुफाओं में चमकने वाले फंगी ढूंढते थे। उन्हें उसकी अजीब सेरेमनीज में भी हिस्सा लेना पड़ता था। वो ऐसे शब्द दोहराते थे जिन्हें वो समझते नहीं थे। वो जमीन पर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स बनाते थे। उनकी जिंदगी इन्हीं मिस्टिकल ड्यूटीज के इर्द गिर्द घूमती थी दिन रात। उन्होंने कभी अपने मास्टर से सवाल नहीं किया। उनकी ओबीडियंस एब्सोल्यूट थी। उनके काम का एक बहुत जरूरी हिस्सा था मूसकराज की रेप्यूटेशन बनाना। वो गांव के स्क्वायर पर जाते थे। वो मूसकराज की महान पावर्स की कहानियां सुनाते थे। वो बताते थे कि कैसे वो स्पिरिट से बात कर सकता है। वो बताते थे कि कैसे वो एक ही टच से बीमारों को ठीक कर देता था। ऑफ कोर्स इनमें से कई कहानियां बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थीं। कुछ तो पूरी तरह से मनगढ़ंत थीं। लेकिन नागपुरा में अपीयरेंसेस ही सब कुछ था। गांव वाले जो मिस्ट्री के भूखे थे हर बात पर यकीन कर लेते थे। इससे मूसकराज और भी ज्यादा पावरफुल और एनिग्मेटिक लगने लगा। हर कानाफूसी वाली कहानी के साथ उसका इन्फ्लुएंस और मजबूत होता गया। मूसकराज का एक बड़ा सीक्रेट एम्बिशन था। ये एक डेंजरस और डेयरिंग गोल था। वो कालनाग का जहर हासिल करना चाहता था। कालनाग एक लेजेंडरी सांप था। कहा जाता था कि वो नागपुरा के अंधेरे जंगलों का सबसे डेडलीस्ट सर्पेंट था। उसका जहर सिर्फ पॉइजन नहीं था, माना जाता था कि उसमें इमेंस पावर थी। मूसकराज को ये पावर किसी भी चीज से ज्यादा चाहिए थी। उसे लगता था कि ये किसी बहुत बड़ी चीज की है। उसने अनगिनत रातें प्लानिंग करते हुए बिताई। उसका माइंड उस फियरसम सर्पेंट पर फोकस्ड था। उसके जहर का ख्याल उसके हर जागते पल पर हावी रहता था। कालनाग के जहर से मूसकराज का मानना था कि वो इनविंसिबल बन सकता है। उसने सिर्फ नागपुरा पर ही नहीं, राज करने का सपना देखा था। वो पूरी वर्ल्ड पर राज करना चाहता था। वो जहर उसकी एंशिएंट स्पेल बुक के अनुसार अनइमेजिनेबल एबिलिटीज दे सकता था। वो उसकी एग्जिस्टिंग मैजिक को 1000 गुना एम्पलीफाई कर सकता था। उसने इमेजिन किया कि किंग्स और एम्परर्स उसके सामने झुक रहे हैं।
उसने खुद को एक सुप्रीम लीडर के रूप में देखा, जिससे सब डरते और जिसकी सब इज्जत करते। यही डार्क ड्रीम उसके सभी एक्शंस के पीछे की ड्राइविंग फोर्स थी। यही वजह थी उसके एंडलेस रिचुअल्स और गोविंद और शंभू की गुलामी की। बहुतों की फेट उसकी इस क्वेस्ट पर टिकी थी। उस डार्क डीड के लिए चुनी गई रात अशुभ संकेतों से भरी हुई थी। चांद बस एक पतली सी लकीर था, घने काले बादलों के पीछे छिपा हुआ। नागपुरा पर एक अननेचुरल साइलेंस छा गया था, यहां तक कि क्रिकेट्स भी जैसे अपनी सांस रोके हुए थे। मूसकराज को एक थ्रिल ऑफ एंटिसिपेशन महसूस हुआ, जिसमें डर की एक हल्की सी झलक भी थी। वो जानता था कि ये रात सब कुछ बदल देगी। गोविंद और शंभू झोपड़ी में नर्वस एनर्जी के साथ घूम रहे थे। वो रिचुअल के लिए आइटम्स तैयार कर रहे थे। टिमटिमाती कैंडल लाइट में उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। हवा ठंडी हो गई और बाहर पेड़ों के बीच से एक अजीब हवा फुसफुसाई जो जंगल के सीक्रेट्स लिए हुए थी। मूसकराज की झोपड़ी के अंदर रिचुअल शुरू हुआ। उसने अपने डार्केस्ट रोब्स पहने थे। वो धीमी भारी आवाज में मंत्र पियारा रच रहा था। ये शब्द उसकी स्पेल बुक के सबसे पुराने पन्नों से थे। गोविंद और शंभू उसके दोनों तरफ खड़े थे। वो सुलगती आग में मुट्ठी भर ड्राइड हर्ब्स फेंक रहे थे। धुआं अजीब गोल गोल घूमते हुए आकारों में ऊपर उठ रहा था। उसमें पुरानी धूल और किसी हल्की सी मेटालिक महक आ रही थी। उन्होंने मिट्टी के फर्श पर सफेद चौक से एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिंबल बनाया। बीच में मूसकराज ने एक ब्लैक ऑब्सिडियन बोल रखा। एटमॉस्फेयर एक अनसीन प्रेजेंस से भारी था। एक पावर धीरे धीरे बन रही थी। जब रिचुअल अपने पीक पर पहुंचा, मूसकराज ने ऑब्सिडियन बोल उठाया। उसने गोविंद और शंभू को फॉलो करने का इशारा किया। वो झोपड़ी से बाहर निकले और जंगल के ऑप्रेसिव डार्कनेस में चले गए। रास्ता संकरा और घुमावदार था। पेड़ पुराने सेंटिनल्स की तरह खड़े थे। उनकी टहनियां ग्रोटेस्क शेप्स में मुड़ी हुई थीं। सिर्फ मूसकराज के एन्चेंटेड एम्यूलेट की हल्की सी चमक उनका रास्ता दिखा रही थी। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी की हर चरमराहट से वो उछल पड़ते थे। जंगल जिंदा लग रहा था। उन्हें हजारों अनसीन आइज से देख रहा था। साइलेंस किसी भी आवाज से ज्यादा अनर्विंग थी। वो और गहरे चले गए, कालनाग के डोमेन के दिल में। यहाँ हवा काफी ज्यादा ठंडी हो गई। आसपास एक हल्की कस्तूरी जैसी ओडर फैली हुई थी, उस महान सर्पेंट की सेंट। मूसकराज की बीड़ी आंखें किसी भी साइन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। गोविंद और शंभू उसके ठीक पीछे चल रहे थे। उनका फियर पैल्पेबल था। वो जंगल के इस हिस्से की एंशिएंट पावर को महसूस कर सकते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां सनलाइट नहीं पहुंचती थी। शैडोज और प्राइमल फियर का रेल्म। अचानक पेड़ों के बीच से एक धीमी हिस गूंजी। वो पास थे, बहुत पास। वो जानते थे कि उनका क्वारी पास है। फिर उन्होंने उसे देखा, कालनाग को। वो सर्पेंट मैग्निफिसेंट और टेरिबल था। उसके स्केल्स धुंधली रोशनी में भी हजार काले रत्नों की तरह चमक रहे थे। वो एक पुराने बरगद के पेड़ के तने से लिपटा हुआ था। उसकी आंखें एक ईरी हिप्नोटिक रोशनी से चमक रही थीं, जैसे पिघला हुआ सोना। कालनाग किसी भी सांप से बड़ा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना की हो। उसकी प्रेजेंस से एक एंशिएंट कोल्ड पावर निकल रही थी। मूसकराज अपनी खुद की मिस्टिकल ऑरा के बावजूद एक गहरे डर से कांप गया। उसने इस पल का इंतजार किया था, लेकिन कालनाग की रियलिटी बहुत ओवरवेलमिंग थी। पूरा जंगल खुद सर्पेंट किंग के सामने झुकता हुआ लग रहा था। मूसकराज ने अपने हाथ उठाए, अपने स्पेल्स चलाने के लिए तैयार। उसने बंधन के शब्द बोलना शुरू किया। उसने अपनी विल को फोकस करने की कोशिश की, उस माइटी सर्पेंट को कमांड करने के लिए। लेकिन कालनाग कोई ऑर्डिनरी क्रीचर नहीं था। ऐसा लगा कि उस पर मूसकराज के मैजिक का कोई असर नहीं हो रहा है। सर्पेंट धीरे धीरे खुलने लगा। उसका हेड ऊंचा उठ गया। उसकी ग्लोइंग आंखें मूसकराज पर नहीं, बल्कि गोविंद और शंभू पर टिकी थी। एक धीमी रेजोनेंट हम हवा में भर गई, एक ऐसी आवाज जो उनकी हड्डियों में गहराई तक वाइब्रेट कर रही थी। मूसकराज के चैंट्स लड़खड़ा गए। उसे सेंस हुआ कि कुछ बहुत टेरिबली रॉन्ग है। पावर डायनामिक्स एक अनएक्सपेक्टेड वे से बदल रहे थे। उसी पल अनएक्सपेक्टेड हुआ। गोविंद और शंभू, जो इतने समय से मूसकराज के लॉयल सर्वेंट्स थे, धीरे धीरे मुड़े। उनकी आंखें ग्लेज्ड थीं। उनमें कालनाग की गेज की सुनहरी चमक दिख रही थी। वो पूरी तरह से मेस्मराइज्ड हो चुके थे, सांप के पावरफुल इन्फ्लुएंस में आ गए थे। मूसकराज चिल्लाया, लेकिन उन्होंने उसे नहीं सुना, या परहैप्स उन्होंने सुनना ही नहीं चाहा। वो मूसकराज की तरफ बढ़े, सर्वेंट्स की तरह नहीं, बल्कि कालनाग के इंस्ट्रूमेंट्स की तरह। हंटर खुद हंटेड बन गया था। उसके अपने पॉन्स अब एक ज्यादा बड़ी, ज्यादा प्राइमल मैजिक से उसके खिलाफ हो गए थे। मूसकराज बिट्रेड और ओवरवेल्म्ड उस रात वैनिश हो गया। कुछ कहते हैं कि कालनाग ने उसे पूरा डिवावर कर लिया।
दूसरे विस्पर करते हैं कि उसके अपने सर्वेंट्स ने सर्पेंट्स स्पेल के असर में उसे जंगल के डीपेस्ट पार्ट में खींच लिया, नेवर टू बी सीन अगेन। गोविंद और शंभू भी डिसअपीयर हो गए। नागपुरा में सिर्फ एक मिस्टीरियस लेजेंड बाकी रह गया। वो उस चूहे जैसे आदमी की बातें करते थे जो अल्टीमेट पावर चाहता था। वो उसके स्ट्रेंज सर्वेंट्स और उस रात की बातें करते थे जब वो फॉरेस्ट में गए थे। मूस्कराज की कहानी उस पेक्यूलियर विलेज में एक और डार्क विस्पर बन गई, एम्बिशन और शैडोज में छिपी एंशिएंट पावर्स के बारे में एक वार्निंग।